एक्सप्लेनेशन है, उसका जो ओपिनियन है, जेंटलमैन का जो एक ओपिनियन है, किसी और पर्सन का वो ओपिनियन पूरा ऑपोजिट हो सकता है या फिर उससे बहुत ही अलग हो सकता है। तो दोनों ही चीजों में, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो जेंटलमैन है वो किस तरह बिहेव करेगा या क्या करेगा, ये आपको डिफाइन करना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर दैट यू हैव रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी yes, how does he, question number 3 जो हो जाएगा, how does he behave, does a gentleman behave in company, इन कंपनी मतलब कि वो अगर किसी के साथ है तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सिर्फ एक पैराग्राफ में नहीं डिस्क्राइब्ड है। ये जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं वहां पर डिस्क्राइब की गई है कि अगर वो किसी पर्सन के साथ है, किसी के पर्सन के साथ बैठा है या बात कर रहा है तो वो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग वुड बी yes, next question would be, would he stand to any stand up to any kind of insult to him, मतलब उसका अगर कोई इंसल्ट करेगा तो वो स्टैंड लेगा या नहीं। स्टैंड अप मतलब कि वो अपने मतलब वो कहेगा कि ये वो किसी को गलत बताएगा या फिर किसी का मतलब अपना एक्सप्लेनेशन देने का वो कोशिश करेगा या नहीं। मान लीजिए आपको किसी ने इंसल्ट किया है, तो अगर वो पर्सन जिसको इंसल्ट किया गया है अगर वो जेंटलमैन है तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा, बेसिकली वो आपको यहाँ पर बताना है कि वो स्टैंड लेगा अपना या नहीं लेगा। ठीक है। अगर वो इंसल्ट किसी और का कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए उस आपका कोई इंसल्ट कर रहा है, एक जेंटलमैन का अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन में वो किसी का इंसल्ट रिप्लाई बैक करेगा या नहीं करेगा, ये आपको बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ जेंटलमैन do when involved in any controversies? अगर कोई जेंटलमैन है उसको अगर किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व कर लिया गया है तो वो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, किस तरह बिहेव करेगा या क्या करेगा अगर उसे कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व कर लिया गया है। सी बीइंग इन्वॉल्व्ड मींस कि यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट में ही, क्वेश्चन में ही ये चीज बता दी गई है कि हमारा जो जेंटलमैन है वो इस कंट्रोवर्सी में खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उसे इन्वॉल्व किया गया है। अंडरस्टूड। Now, next would be, yes, what does he think about pain? Next question would be, what does he think about pain? Yes, बच्चे, any doubt? Yes, if there is no doubt, then question number 6 जो है उसमें पूछा जा रहा है कि आपका जो जेंटलमैन है, ठीक है, उसे अगर पेन के बारे में पूछा जाए तो वो क्या रिप्लाई करेगा या फिर उसे क्या लगता है कि पेन क्या है। ठीक है, या वो पेन के बारे में क्या बिलीव करता है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द पैराग्राफ ऑल्सो, बट ये क्वेश्चन जो है ट्राई करिएगा कि अपने वर्ड्स में भी आप डिस्क्राइब करें। ठीक है, जितना पैराग्राफ में लिखा है सिर्फ उतना पे ही नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, उससे ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है आपको। तो जो भी पैराग्राफ्स में गिवन है दैट इज ऑल राइट, इफ यू राइट दोज थिंग्स दैट इज ऑल राइट,
बट उसके अलावा भी आपको बताना है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आखिर जो जेंटलमैन है वो अगर कह रहा है कि उसने सबमिट कर दिया है पेन को, या पेन को उसने खुद को सबमिट कर दिया है पेन के अगेंस्ट, तो यहाँ पर सबमिट करने का मतलब क्या है, ठीक है, या वो क्या सोचता है, ये पूरा चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन वुड बी, yes, next question would be question number how much, 7. Yes, what does, yes, question number 7, what does he thinks about a religion or religious acts, ठीक है, रिलीजियस एक्ट्स या फिर रिलीजन के बारे में वो क्या सोचता है। हमारा जो जेंटलमैन है, वो कोई एक जेंटलमैन अगर है तो वो उसके बारे में क्या सोचता है, जो रिलेशंस हैं, अलग अलग रिलेशंस हैं, या फिर उसका जो रिलीजियस एक्ट होता है। रिलीजियस एक्ट यानी कि आप रिलीजन फॉलो करने के लिए जो जो चीजें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम व्रत रखते हैं, ठीक है, फास्टिंग करते हैं, या फिर पूजा करते हैं, ठीक है, हवन करते हैं, ये सारी चीजें हमारे रिलीजियस एक्ट्स हैं। तो एक जेंटलमैन इन सभी चीजों के बारे में क्या सोचता है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है पूरे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी, yes, define a gentleman's relation, ठीक है, एक जेंटलमैन का क्या रिलेशन होता है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन अ जेंटलमैन्स रिलेशन, एक जेंटलमैन का क्या रिलेशन होता है या किस तरह का रिलेशन वो फॉलो करता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है पैराग्राफ में, रीड द पैराग्राफ, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज में खुद की भाषा में समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग वुड बी, यस, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, yes, what does he thinks about God, nature and mankind, मतलब कि यहाँ पर गॉड, नेचर और मैनकाइंड को लेकर उसका क्या विचार है, ठीक है, उसकी क्या थ्योरीज हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट यहाँ पर बहुत वेगली भी नहीं, थोड़ा डिटेल में आपको बताना है कि वो गॉड के बारे में क्या सोचता है, वो नेचर के बारे में क्या सोचता है, और वो मैनकाइंड यानी कि हमारा जो ह्यूमन काइंड है उसके बारे में क्या सोचता है। ह्यूमन काइंड के बारे में आपका स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि क्या क्या चीजें हो रही हैं ये आपको डिफाइन करना होगा। जो डेफिनेशन पूरा बताया गया है, पूरे चैप्टर में जो डेफिनेशन बताया गया है, उसमें मैनकाइंड के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है कि मैनकाइंड के ऊपर वहां पर क्या लिखा गया है, और एक अगर जेंटलमैन है तो वो उस मैनकाइंड के सिचुएशन को, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, झगड़ा हो रहा हो, चाहे ओपिनियन क्लैश हो रहा है, चाहे कंट्रोवर्सी हो रहा है, चाहे डिनर हो रहा है, चाहे आप सिंपली किसी से बात कर रहे हैं या सिंपली किसी के लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें हमारे मैनकाइंड के बारे में जेंटलमैन क्या सोचता है यही डिफाइन करता है। तो इन सभी चीजों से यहाँ डेफिनेशन आपको निकालना है। अगर आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पहले खुद से ट्राई करना, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी तो मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूंगी कि कहाँ कहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ठीक है, स्पेशली हाउ डज ही बिहेव इन कंपनी, हाउ डज ही द जेंटलमैन, व्हाट विल ही डू व्हेन द ओपिनियन क्लैशेस, ये सारे क्वेश्चंस जो लिखे गए हैं, इसमें आपके ओपिनियन से क्या वो जो करेगा वो सही है, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। मतलब
द बिहेवियर ऑफ द जेंटलमैन, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अगर किसी के साथ उसका ओपिनियन क्लैश करता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर किसी के साथ उसका ओपिनियन क्लैश करता है तो जो उसका बिहेवियर होगा, जो रिएक्शन होगा जेंटलमैन का, क्या आप उससे अग्री करते हैं? ठीक है, डू यू अग्री विद दैट पर्टिकुलर थिंग? अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर अब ऐसे लिखा है, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका हो जाएगा, दैट विल बी डू यू अग्री विद द डेफिनेशन, तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन में हो गया, विद द यस बिहेवियर ऑफ अ जेंटलमैन when yes behavior of a gentleman when yes when he defines relation, yes when he defines relation, रिलीजन के बारे में वो जो सोचता है उससे आप कितना अग्री करते हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, डू यू अग्री। नाउ हियर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू अग्री और सिर्फ लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप डिसएग्री नहीं लिखेंगे। आई डू नॉट अग्री भी हो सकता है, या फिर आई डिसअग्री विद द बिहेवियर ऑफ अ जेंटलमैन व्हेन ही डिफाइंस द रिलेशन और व्हाट रिलेशन ही फॉलोज। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने ओपिनियन से लिखेंगे। दीज क्वेश्चंस हियर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपका ओपिनियन मैटर करता है। यहाँ पर कोई भी आंसर गलत या सही नहीं है, ओनली हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, यस डू यू अग्री विद द रिएक्शन of a gentleman when involved in controversy। ठीक है, कंट्रोवर्सी में जब उसे इन्वॉल्व किया गया है, कंट्रोवर्सी उसे इन्वॉल्व किया गया है, तो उसका जो रिएक्शन होता है उससे आप कितना अग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये सारी चीजें आप क्वेश्चन बना सकते हैं ना। यहाँ पर जितना भी आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस तरफ वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, these questions would be answered according to the passage, यानी कि आपका जो जेंटलमैन का डेफिनेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। बट द क्वेश्चन नंबर 1 to 11 या इसके बाद भी जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये आपका खुद का ओपिनियन है। प्लीज डू टेक इन नोट, ये नोट आप रखिए बनाकर कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो हैं आप अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, इसका मतलब आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं एक जेंटलमैन के बारे में। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 अगेन वही हो जाएगा, डू यू अग्री with the reaction of a gentleman yes, you have to wait for 5 minutes, the screen has blanked out again। क्वेश्चन आप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, डू यू अग्री विद द रिएक्शन व्हेन ही इज इंसल्टेड और व्हेन ही इज इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन सम रूड पर्सन इज विद हिम। ठीक है, इस तरह का जो उसका रिएक्शन होगा, ये सारे रिएक्शन आपको वहां पर बताने हैं। यस, दिस यू हैव टू कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने से कंप्लीट कर लीजिए। डू यू अग्री विद द रिएक्शन ऑफ अ जेंटलमैन when he is insulted or when there is a rude person who is talking to him। ठीक है, यहाँ पर दोबारा मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी।
or we can just rewrite it on top of it if we can. Question number 12. Yes. Yes, of a gentleman when he is insulted, when he is insulted. बच्चे mic mute रखिए. If you have a question, just raise your hand. Yes, when he is insulted or talking to a rude person. ठीक है, ये आपको बताना है कि आप अग्री करते हैं उसका जो डेफिनेशन, मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन में बताया गया है, जब वो एक रूड पर्सन से बिहेव करता है, बात करता है, या फिर उसका इंसल्ट किया जा रहा है, जेंटलमैन का इंसल्ट किया जा रहा है, तो उसका जो रिएक्शन रहता है, ठीक है, या फिर वो जो करता है वहां पर, वो आपको बताना है. जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि उसका जो रिएक्शन रहता है उससे आप कितना अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये आपको बताना है अपने ओपिनियन के हिसाब से. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके ओपिनियन के हिसाब से ही आपको लिखने हैं. इसमें कोई भी सही आंसर या गलत आंसर नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं. ठीक है, आपको जो ओपिनियन बताना है, ठीक है, उससे पहले ये रिएक्शन बताना होगा. जिस रिएक्शन के बारे में आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, तो रिएक्शन पहले डिफाइन करिए कि व्हाट विल ही डू व्हेन ही इज इंसल्टेड और व्हेन ही इज टॉकिंग टू अ रूड पर्सन. आफ्टर दैट यू हैव टू टेल क्या बताना है. उसके बाद आपको बताना है कि उसका जो रिएक्शन हुआ उससे आप अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 12, किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? किसी को भी इन सभी क्वेश्चंस में से किसी को कोई डाउट है? Okay, I'm just going to take your silence as you all don't have any doubt. तो ये questions आप collect करके रख लीजिए. ठीक है, ये question के आप answer लिख के रखिएगा. अगर किसी को कोई भी issue है regarding the chapter, वो अभी पूछ सकता है. Otherwise, I'll start. We have 20 minutes. We can start the next chapter. ठीक है, एक brief description में next chapter का आपको दे सकती हूँ. अगर इसमें कोई issue नहीं है, if you have any particular issue, then you can just ask me by raising your hand, or you can just leave a text in the chat box. कोई issue नहीं है किसी को भी? No ma'am. No ma'am. सनी, आपने हैंड रेस किया है नो बोलने के लिए या कोई क्वेश्चन है? Ma'am, fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में है कि व्हाट वुड ही स्टैंड अप टू एनी काइंड ऑफ इंसल्ट. मतलब कि अगर कोई उसका इंसल्ट करे, ठीक है, तो क्या वो वहां पर स्टैंड लेगा. स्टैंड लेना मतलब वो अपना मतलब खड़ा रहेगा वहां पर, अपना सफाई देगा कि वो तुम इंसल्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा. ठीक है, या फिर चुपचाप उस इंसल्ट को सहेगा. ठीक है, ये आपको बताना है कि वो किस तरह का, वुड ही स्टैंड अप और नॉट. ठीक है, वो लड़ाई करेगा, वो लड़ेगा अपनी इंसल्ट के लिए या नहीं लड़ेगा. लड़ाई इन द सेंस कि मतलब बहसबाजी या मुक्का वगैरह नहीं, फिजिकल लड़ाई नहीं. लड़ाई मतलब वो खुद खड़ा होगा अपने लिए कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा. इस तरह का कोई भी बिहेवियर अगर वो करता है तो वो आपको डिफाइन करना है कि क्या वो अपने लिए खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा. Yes ma'am, समझ आ गया. Okay. So if there is no any other doubts, then I'm just going to give you a brief description about the chapter that we are going to discuss in the next class. ठीक है, next class कुछ आपको मैंने बताया था ऑफ स्टडीज हम लोग पढ़ने वाले हैं. Let me find the PDF and then we can have a discussion about that. ये चैप्टर का PDF आपके पास है, क्वेश्चंस आपके पास है. ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. डाउट होगा तो पूछ सकते हो, अदरवाइज जस्ट कीप इन माइंड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड मैंने कहा भी था आपको पहले भी कि आपके पास अगर लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन जस्ट
ask it in the class itself. Okay, so next chapter is of studies है आपका, next chapter है, that is also an essay. ठीक है, essay या article है एक of studies. ठीक है, ये लिखा है आपका यस फ्रांसिस बेकन नाम के एक राइटर हैं. इन्होंने ही वाज एक्चुअली अ थिंकर मतलब फिलोसोफर एक तरह के. ठीक है, जो कुछ बातें लिखते थे सोचकर, अपना जो भी उनका ओपिनियन रहता था वो लिखते थे. ठीक है, फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे बाय नेचर. ठीक है, वो अपना जो भी जिस भी चीजों के बारे में सोचते थे वो लिखते थे. तो फ्रांसिस बेकन इज योर राइटर ऑफ स्टडीज. ठीक है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, he was a very famous and he attended Trinity College. ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉलेज है, वहां पर वो कॉलेज से वो ग्रेजुएटेड हैं. ठीक है, he became a member of House of Commons at the age of 23. He was a very young person to join such kind of organization जहाँ पर philosophers and scientists जो होते हैं वो साथ में डिस्कशन करते हैं, अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं सबके सामने. ठीक है, he was the founder of modern empirical tradition based on closely observing the physical world, conducting controlled experiments. यानी कि जो experiments आपको यहाँ पर होते हैं, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में जो भी रिएक्शंस होते हैं, ऑब्जर्वर्स होता है, वो सारी चीजों का यहाँ पर उन्होंने फाउंडेशन एक बैठाया था कि किस तरह जो यूनिवर्स है वो वर्क कर रहा है. उन्होंने स्टार्ट किया था ये सारी चीजें डिस्क्राइब करना. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ऑफ स्टडीज जो है इसमें है क्या चीजें. फ्रांसिस बेकन एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई स्टडी नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. यानी कि इस ऑफ स्टडी वाला जो ऐसे है, जो आर्टिकल है, इसमें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, बेकन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है. ठीक है, नॉलेज गेन करना या फिर पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है इस एसे में. ठीक है, इसको पब्लिश किया गया था मतलब इसको पब्लिश जब किया गया था तब 1597 में इसको पब्लिश किया गया था. ठीक है, he was Bacon was considered as the father of English essay. ठीक है, इंग्लिश के जो एसेज होते थे उनको बेकन को उनका फादर ऑफ. चंदन को कोई डाउट है, वो हैंड रेज किया हुआ है. सॉरी, चंदन को कोई डाउट है, वो हैंड रेज किया हुआ है. यस चंदन, बोलो क्या डाउट है बच्चे. मैम जो आप क्वेश्चन ये 12 दिए हैं अपने से लिखने की, इसका आंसर भी आप दीजिएगा. बच्चे आंसर आपको खुद ही लिखना है. नहीं लिख पा रहे हो, कोई डाउट हो रहा है, लिखने में तकलीफ हो रही है, तो आप पूछ सकते हो कि अगर नहीं लिखना. आवाज नहीं आ रही मैम आपको. मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब क्लियर है. यस, आई एम टेलिंग यू कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से लिखने हैं. ठीक है, अगर लिखने में दिक्कत क्या क्या लिखना है बता सकती हूँ, लेकिन बता दीजिएगा कि कैसे लिखना है. मतलब आपको अपना ओपिनियन फॉर्म करना है. आपको जो चीजें सब्जेक्ट में समझाई गई हैं चैप्टर में, उससे आप क्या सोचते हैं वो ओपिनियन फॉर्म करके या चैप्टर में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. ठीक है, चैप्टर उतना खुद से अच्छा समझ में भी नहीं आया. बच्चे कुछ चैप्टर जब पढ़ा रही थी तब बोल नहीं समझ में आया है. मैंने 3 दिन चैप्टर पूरा पढ़ाया आपको, 3-4 दिन, इनफैक्ट मैंने 4 दिन पूरा लिया है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बड़ा है, समझाना पड़ेगा. उस टाइम आप बोलते कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ, उस टाइम तो मैं पूछते रहती हूँ बार बार कि कुछ डाउट है तो आप लोग उस टाइम तो समझ में आ जाता है. फिर मैम जैसे कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो वो तो आप बता दीजिएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में. हाँ, आप लिखने का ट्राई करो. लिखने में अगर डाउट हो रहा है, नहीं लिख पा रहे हो, तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर बता देना, या फिर अभी पूछ लीजिए जो भी स्पेसिफिक डाउट है अगर किसी क्वेश्चन में. मैं रहने दीजिए, पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं. हाँ, ट्राई करिए, आपसे पढ़ा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अगर आप मतलब अगर ना समझ में आ ही जाएगा, छोड़िए ना. द थिंग इज, ये बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है. ठीक है, आप अगर यहाँ पर मैं समझाते हैं,
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब रिवाइज करने जाओगे तो उस टाइम फिर आपको नहीं समझ में आता है या याद नहीं आता है कि मैम ने क्या बताया। तो उसके लिए यही है कि जब भी आप रिविजन करते हो, ठीक है, जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो देख लिया करो, या फिर आप जब मैं समझा रही होती हूँ उस टाइम नोट्स बनाया करो कि इस चीज के बारे में मैम ने क्या बताया था। उस तरह आपके पास खुद का नोट्स रहेगा तो आप जो भी क्वेश्चन है वो खुद से आंसर कर पाओगे बहुत आराम से। ठीक है, मैम ये क्वेश्चन वगैरह भी रहने देते हैं, मतलब क्लास आते हैं तो क्वेश्चन करवाते हैं, ये ऑनलाइन उतना नहीं। ठीक है, यस क्वेश्चन मैम। लास्ट में रिवीजन करेंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो लास्ट में हमारा एग्जाम से पहले क्वेश्चन ही रिवाइज करूंगी मैं। नहीं अभी होता एग्जाम से पहले, बस कहाँ खत्म जल्दी एग्जाम ही ले लेगा, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता। इससे पहले एग्जाम हुआ था ना, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, देखिए सिलेबस कंप्लीट कराने तो का मतलब रिवीजन कहाँ से हो जाएगा। है कि मैं जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आपके जो एग्जाम है, एग्जाम्स के जाते हैं ना, उसके बाद हम लोग syllabus बढ़ने देंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो समझाऊंगी, उसका आप आंसर करेंगे। आवाज ही कट कट के आ रहा है यार। ऑफलाइन क्लास कब से होगी मैम? आई डोंट नो बच्चे, वो आप मैनेजमेंट से पूछिए कि ऑफलाइन क्लासेस कब होंगी। ओके हम लोग के कॉलेज का मैनेजमेंट ग्रुप संभालता कौन है? बच्चे, प्लीज डू नॉट से दिस इन द क्लास। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, ये सारा डिस्कशन क्लास में नहीं होना चाहिए। आपको ये सारा क्वेश्चन करना है कॉलेज में आके पूछिए, किसी से भी पूछिए, आई डोंट नो। यहाँ क्लास में मुझे प्लीज इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। जो भी इशू है आपका, जो जिस भी रीजन से इशू हो रहा है, वो आप यहाँ पर कॉलेज में आके पूछ लीजिए। क्लास में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्लास में पहले पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भूल जाओगे कि क्या पढ़ाया था। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं पढ़ने में आ रहा है वो बहुत दिक्कत आती है। बहुत ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन आ जाएंगे तो बहुत अलग से समझ में आ जाएगा। उस टाइम भी बहुत सारे वही प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने उस टाइम पर, ठीक है। जो पढ़ा रही हूँ पहले उस चीज को पढ़ लीजिए। नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ भी इशू हो रहा है, वो हर साइड से होता है, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी रिगार्डिंग द मैनेजमेंट और रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, वो आप मैनेजमेंट से क्लियर करिए। यहाँ क्लास में पढ़ लीजिए पहले। जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आराम से पहले पढ़ो, ठीक है। जो ऐसे भेजा है उसको भी एक बार पढ़िए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन करके रखिए, नेक्स्ट क्लास पूछिए। जब डाउट क्लास, आपने मेरा माइलस्टोन देखा होगा, उसमें डाउट क्लास में स्पेसिफिकली हर क्लास के बाद एक डाउट क्लास रखती हूँ। वो रीजन यही है कि आपका अगर कोई डाउट है, आप जब खुद से रिवाइज करते हो घर पे, जो नहीं समझ में आता उसको दोबारा से समझाया जा सकता है। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं रह रहा है या आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो मैं कितनी बार समझाऊंगी आपको। यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन आंसर्स, ठीक है। आपको खुद इससे, यहाँ पर जो भी चीज समझा रही हूँ मैं, 10 बार एक ही चीज समझाने से आपको याद नहीं होगा, आपको खुद पढ़ने से याद होगा, ठीक है। यस मैम, समझ गए। ऑल राइट, यस। सो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, बेकन जो थे, बेकन आपके फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते थे, ठीक है। ही हैज डिस्क्राइब्ड, ये जो पूरा ऐसे जो है उन्होंने ये लिखा है, इसलिए लिखा है, ऑफ स्टडीज इसीलिए लिखा था, ये बताने के लिए कि आपकी जो पढ़ाई है, ठीक है, या एजुकेशन जो है, वो नॉलेज गेन करना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक लेआउट उन्होंने इस ऐसे में तैयार किया है, ठीक है। प्रैक्टिकल टर्म्स, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ फिलॉसफी वगैरह दी है, फिलॉसफी नहीं दी है, थियोरेटिकल एक मतलब साइंटिफिक वे में आपको एक लॉजिकल वे में समझाने का इन्होंने एक ट्राई किया है कि आपके लिए पढ़ाई जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। रियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल टर्म्स पे आपको बताया गया है कि किन किन जगह पे, किन किन चीजों में आपका जो स्टडीज है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं तो उस इंटरेस्ट को कैसे इंक्रीज किया जाए, या अगर कम इंटरेस्ट है तो उस, अगर मतलब अगर उसका कुछ नुकसान है, आगे जाकर आपको कुछ परेशानी हो, अगर उस चीज से आपका इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज पे आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी आपको बताई जा रही है, यानी कि प्रैक्टिकल क्या यूज होता है जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा अगर आप उस चीज का यूटिलाइजेशन देखें, ठीक है। अगर आपको पता हो कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या यूज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको यूज नहीं पता है, कि अगर मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन मैं बस देती जा रही हूँ,
और आप यहाँ पर सुनते जा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका हम फ्यूचर में किस तरह यूज करेंगे, तो आपको वहां पर इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाई में। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि हाँ इसका ये यूज हो सकता है या इस पर्टिकुलर चीज को हम इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, तब आपको थोड़ा ध्यान लगेगा कि हाँ हम अगर इस तरह पढ़े तो शायद हम इस चीज को यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, इट्स दिस ऐसे दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ स्टडीज जो है, ये ऐसे जो है दिस इज स्टाइलिस्टिक टेक्निक लीड्स टू क्लैरिटी एंड ऑर्डर टू राइटिंग। ठीक है, मतलब अगर आप स्टाइलिश टेक्निक, मतलब अगर एक क्लैरिटी क्लियरिफाई कर दो कि ये टेक्निक अगर हम यूज करते हैं, इस टेक्निक को फॉलो हम करेंगे। ठीक है, 2-4 टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, किस तरह आप कौन से टेक्निक्स यूटिलाइज करें ताकि आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं अच्छे से, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की जाएगी। बेकन हैज मेंशन्ड इन दिस ऐसे, ये जो ऐसे है उसमें बेकन ने लिखा है कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी कि स्टडीज अगर आप जो पढ़ाई करते हैं वो आपके मजे के लिए भी होती है, कई बार ऑर्नामेंट यानी कि सिर्फ दिखाने के लिए भी होती है कि हाँ हमने ये चीज पढ़ी है, और कुछ चीजें होती हैं जो आप एबिलिटी गेन करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको पढ़ते टाइम ही पता है कि इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा और इसको मैं फ्यूचर में यूज करूंगा ही करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीजें आप ऑर्नामेंटली पढ़ रहे हैं या डिलाइटफुल के लिए पढ़ रहे हैं वो आपको यूटिलाइज नहीं होंगी, उसके यूजेस आपको जनरल लाइफ में दिखेंगे नहीं बहुत जल्दी। ठीक है, आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से इस कॉलेज में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो जानता है कि उससे इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, लिटरेचर के जितने क्लासेस होते हैं, अगर बीए वगैरह कोई कोर्स होता तो उसमें लैंग्वेज है, एज अ लैंग्वेज उससे पढ़ रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन जो भी रहेगा उनके लिए वो उनका रहता है। लेकिन इफ यू हैव इंटर में भी है मैम। यस, इफ यू आर स्टडिंग दीज बेसिक थिंग, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि आखिर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ के करेंगे क्या फ्यूचर में, बिकॉज यू डोंट नो द यूटिलाइजेशन ऑफ दोज थिंग्स। उनका रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, रियल लाइफ कहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है आपको ये नहीं पता है, और अगर पता भी है तो आप ये सोचते हो कि शायद मुझे उस फील्ड में जाना नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट कभी बनता ही नहीं है उस चीज को पढ़ने में। लेकिन अगर आपको हर एक चीज का यूटिलाइजेशन भी अगर आप देखने लगोगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक चीज कहा जाती है ना कि हर एक चीज का एक लिमिटेशन होता है। अगर आप हर चीज में यूटिलाइजेशन देखने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें कितना न्यूट्रिशन विटामिन होगा, जो स्पेशल डाइटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके हर एक चीज को जो आप खाते हैं उसका कैलोरीज बताएंगे आपको, क्या प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स क्या क्या हैं उस खाने में, ये सारी चीजें बताएंगे। और वो एक स्पेसिफिक डाइट तैयार करेंगे कि आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज खानी है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फाइबर लेना है। ये स्पेसिफिकेशन अगर कर दिया जाए तो होता क्या है कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि इतना ही लेना है, आप खाना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप कभी भी अगर आप मान लीजिए कि आप नाप तोल के अगर आप खा रहे हैं, ठीक है, कि हमको इतना ही कैलोरीज खाना है, हम इससे ज्यादा दिन में नहीं खा सकते, ठीक है, या फिर इतना ही प्रोटीन खाना है, इससे ज्यादा दिन में खाने से नुकसान होगा, या इससे कम खाने से भी नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये आपका इंटरेस्ट भी कभी कभार निकाल देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि ये थ्योरी जो है ये यहाँ यूटिलाइज होती है, जैसे मैथ्स में सिंपल बेसिक, मैं एग्जाम्पल मैथ्स का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को मैथ्स जो है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है। अगर मैथ्स जो है वो एक तरह से सबसे प्रैक्टिकल और लॉजिकल सब्जेक्ट भी है और एक तरह से नहीं भी है। अब हर एक चीज जो आप मैथ्स में पढ़ते हो वो आपको रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया या ट्रांसफॉर्म सीरीज हो गया, ये सारी चीजें आपको रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन नहीं होती है। व्हेन यू आर स्टडिंग, आप 11th-12th में पढ़ते हो उस टाइम आपको यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं होता है फ्यूचर में। जो साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होता है, या फिर अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी होता है। अदर देन दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर मैथ्स लिया है तो वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज नहीं करेंगे अपने फ्यूचर में। ठीक है, इफ दे आर नॉट गोइंग इनटू द करियर ऑफ स्पेसिफिक मैथमेटिशियंस या फिर साइंटिस्ट
या फिर इंजीनियर्स, दे आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन देयर लाइफ। बट अगर आप हर चीज का यूटिलाइजेशन देखेंगे, अगर मैथ्स जो है वो बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि बाकी चीज का यूटिलाइजेशन आपको दिखता है, ठीक है। बाकी जो लॉजिस्टिक चीजें हैं, ठीक है, मैथ्स का अगर एपी सीरीज हो गया, जीपी सीरीज हो गया, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों का यूटिलाइजेशन आपको पूरा नहीं पता है। कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो सोचता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वही चीजें मैथ्स की वो पढ़ेगा, वही चीजें वो लॉजिस्टिक रीजनिंग की पढ़ेगा। तो अगर आप उतना ही लिमिटेड कर देते हो ना, ये सारी चीजें जब यूटिलाइजेशन के पर्पज से आप पढ़ते हो, तो आप अपने माइंड को लिमिटेड भी कर देते हो, ठीक है, कि ये हमारा फायदा दिखाएगा तो हम इतना ही यूज करेंगे, उसके बाद फिर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। सो दीज थिंग्स क्रिएट अ बैरियर इन योर माइंड कि इससे ज्यादा इंटेक आप नहीं लेंगे। हो सकता है कि इससे ज्यादा अगर आप इंटेक लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 10 साल बाद यूटिलाइज हो जाए, राइट। सो आपका जो यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, वो एग्जैक्टली भले आपको पता ना हो कि कितना यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको यूटिलाइजेशन नहीं पता हो तो भी आप उसको वेस्ट कर देते हो जब आपको पढ़ाया जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें जरूरी हैं, लेकिन एक बैलेंस में, ठीक है। आपको यूटिलाइजेशन पता भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यूटिलाइजेशन के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपको पढ़ाई इसलिए भी करनी है क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पर सीखने मिल रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं जिसका यूज आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है, लेकिन आप बिना जाने भी उसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, कोई बता सकता है मुझे? Anyone who can tell me why do you study English literature in BBM or BBA course or any BCA course? क्या यूटिलाइजेशन होता है लिटरेचर का लाइफ में? मैम इससे पूरा शुद्ध बोलना सीख जाते हैं, इसमें जो कुछ मतलब मीनिंग होता है जो नहीं समझ में आता है वो भी पता लग जाता है, जिससे फ्यूचर में एज हम लोग धड़ाधड़ इंग्लिश बोल सके। मैम स्टोरी के लिए और इमेजिनेशन। यस, आपका ये सारी चीजों के लिए इंग्लिश लिटरेचर यूज होता है। भले हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट ना बने इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ने के बाद, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ना पड़ता है, बट स्टिल लिटरेचर जो आपका होता है दैट इज यूटिलाइज्ड बिकॉज यू हैव टू लर्न हाउ टू बिहेव इन सर्टेन सोसाइटी, ठीक है। इंग्लिश आपका सोशियोलॉजी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपके इमेजिनेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। आपने फर्स्ट ईयर में जितनी भी पोइट्रीज पढ़ी हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ा होगा, आपने लव पढ़ा होगा, ठीक है। यस मैम। यस, वो सारी चीजें क्या हेल्प करती हैं आपको? ये हेल्प करती हैं कि आपका जो इमेजिनेशन है उससे आप एक अलग वर्ल्ड किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिटरेचर हेल्प करता है। एंड ऑब्वियसली वोकैबुलरी बढ़ाने में, इंग्लिश के वर्ड्स जानने में, इंग्लिश का सेंटेंसेस जानने में, इसमें तो हेल्प करता ही है, बट ओनली इफ यू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स व्हेन यू आर व्हाइल यू आर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आपका मेन मोटिव यही रहता है पढ़ने का कि एग्जाम पास करना है, तो सिर्फ इस मोटिव से पढ़ोगे तो आपका ध्यान उसी चीज में जाएगा ऑब्वियसली कि ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका आंसर कैसे लिखें। अगर आप समझने के बेसिस पे पढ़ोगे कि ये चीज समझना है कि आखिर उस राइटर ने क्यों ये पोएम लिखी, ये क्यों स्टोरी लिखी, क्या पर्पस था स्टोरी लिखने का, क्या सिखाना चाहता है हमें वो राइटर, ये सारी चीजें अगर पढ़ना शुरू करोगे तो फिर हो सकता है कि आपका थोड़ा इमेजिनेशन इम्प्रूव करे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास लेट्स स्टार्ट द ऑफ स्टडीज। अगर किसी को डाउट होगा तो क्लास स्टार्ट होते ही मुझे बता देना कि मैम लास्ट क्लास जो डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन में डाउट है, ठीक है। डाउट लिख के यहाँ पर चैट बॉक्स में रख दो, मैं देख लूंगी, या फिर हैंड रेस करके पूछ लो क्या क्या डाउट होगा, लेकिन खुद से पहले ट्राई करो पढ़ के आंसर करने का, ठीक है। All right, I have taken the attendance, so let's end this class here, and in the next class we will start discussing of studies.